वेलकम क्लास। आज हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर को आगे डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने सॉल्यूशन से रिलेटेड सॉल्यूशन के टाइप्स पढ़े थे, वहाँ पे कंसंट्रेशन यूनिट्स पढ़ी थी और उनको निकालना भी सीखा था। आज हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर में नया टर्म डिस्कस करने वाले हैं, सॉल्युबिलिटी। ठीक है, सॉल्युबिलिटी को हम लोग कैसे समझेंगे वो देखते हैं। हमारे पास कोई एक सॉल्वेंट है, ठीक है, और उसकी हमने एक फिक्स क्वांटिटी ले ली, यानी जैसे वॉल्यूम से लिया तो 1 लीटर हमने सॉल्वेंट ले लिया है। और ये जो हमें जो कुछ भी कराना है वो कांस्टेंट टेम्परेचर पे कराना है। ठीक है, यानी टेम्परेचर जो है वो बिल्कुल स्थिर रखना है। तुम्हें जो भी रखना है, रूम टेम्परेचर रखना है तो रूम टेम्परेचर पे रखो। तो उसके बाद अगर इसमें जो भी हम मैक्सिमम क्वांटिटी डिजॉल्व कर पाएंगे, ठीक है, सब्सटेंस की, तो वो इसकी सॉल्युबिलिटी हो जाएगी। ठीक है, इस सॉल्वेंट की सॉल्युबिलिटी हो जाएगी जितनी क्वांटिटी हम इसमें डिजॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, जो सॉल्यूट मिलाते हैं, ठीक है, तो जो भी सब्सटेंस हमने इसमें डिजॉल्व किया है तो वो इसकी सॉल्युबिलिटी कहलाएगा। ठीक है, और उस टाइम पे जो ये सॉल्यूशन हमारा बनेगा उसको हम लोग बोलेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये टर्म भी ध्यान रखना है कि सैचुरेटेड सॉल्यूशंस क्या होते हैं कि जिनमें और ज्यादा हम सॉल्यूट को ना घोल पाए। ठीक है, उस टाइम पे सॉल्यूशन जो होगा वो हमारा सैचुरेटेड हो जाता है। ठीक है, लेकिन ये चीजें ध्यान रखनी होती हैं। अगर टेम्परेचर चेंज करोगे तो हो सकता है कि उसमें और ज्यादा हमारा सब्सटेंस घुल जाए। ठीक है, और टेम्परेचर चेंज करने के बाद अगर इसमें सब्सटेंस घुल रहा है, फिर भी एक ऐसी कंडीशन आएगी जब उसमें सब्सटेंस डिजॉल्व होना बंद हो जाएगा, और उस कंडीशन में जो सॉल्यूशन हमारा हो जाएगा, ठीक है, जब टेम्परेचर चेंज करेंगे उसके बाद, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। समझ गए ना? सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है कि जब टेम्परेचर इसमें हम कम ज्यादा करके इसमें हम और ज्यादा सब्सटेंस को डिजॉल्व कर पाए फिर। ठीक है, उसके बाद भी एक ऐसी स्टेट आएगी जब टेम्परेचर बदलने के बावजूद भी उसमें हम लोग सब्सटेंस को और ज्यादा ना डिजॉल्व कर पाए, तो उस टाइम पे जो सोल्यूशन हमारा होगा वो सुपर सैचुरेटेड होगा। ठीक है, ये बातें क्लियर रखेंगे। इसके बाद हम लोगों को सॉल्युबिलिटी जो है यहाँ पे दो चीजों में पढ़नी है। ठीक है, एक तो गैस को हमें द्रव में घोलना है, यानी गैस इन लिक्विड, और दूसरा ठोस को द्रव में घोलना है, यानी सॉलिड इन लिक्विड। तो दोनों चीजों को देखेंगे पहले एक एक करके। ठीक है, सबसे पहले हम लोग इसमें देखने वाले हैं सॉलिड इन लिक्विड। ठीक है, यानी सॉलिड को हमें घोल देना है किसमें? लिक्विड में। ठीक है, तो सॉलिड को जब लिक्विड में घोलेंगे, ठीक है, तो जैसे कि हमारे पास एक सॉल्वेंट है, H2O ले लिया और इसमें हमने कोई सॉलिड डाल दिया। ठीक है, जैसे शुगर ले लिया, NaCl ले लिया, कुछ भी दे दिया। तो यही हमें इसके बारे में पढ़ना है कि शुगर हमने मिला दिया या NaCl मिला दिया। ठीक है, तो जो सॉल्यूशन बनेगा वो बनेगा कैसा, ठीक है, क्या क्या उसका नेचर होगा, वो सब चीजें हमें पढ़नी है। तो सबसे पहले तो यही हम सीखेंगे कि कौन किस में घुलता है। ठीक है, कि किस टाइप के सॉलिड किस टाइप के लिक्विड में घुलेंगे, या फिर जो तुम्हारा दूसरा होता है टर्म गैस इन लिक्विड, यानी जो दूसरी हमें सॉल्युबिलिटी पढ़नी है, गैस को लिक्विड में घोलना है, तो उसमें भी किस टाइप की गैस किस टाइप के लिक्विड में घुलेगी। ठीक है, तो एक वर्ड ध्यान रखना है हमें, डिजॉल्व लाइक डिजॉल्व। ठीक है, डिजॉल्व लाइक डिजॉल्व, इसका मतलब होता है कि समान जो होगा वो समान, ऐसा लिखा भी होगा तुम्हारी एनसीईआरटी बुक में, समान समान को घोलता है। ठीक है, तो कैसे समान समान की ये लोग बात कर रहे हैं, तो वहां पे ध्यान रखो कि वो लोग कह रहे हैं कि जैसे अगर हमारे पास कोई पोलर सॉल्यूट है, ठीक है, तो वो पोलर सॉल्वेंट में ही डिजॉल्व होगा। ठीक है,
अगर नॉन पोलर हमारे पास सॉल्वेंट है तो वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में ही डिजॉल्व होगा, ठीक है। तभी को इसको लिखा है इन्होंने डिजॉल्व लाइक डिजॉल्व, ठीक है। यानी पोलर पोलर में घुल जाता है, नॉन पोलर जो होगा वो नॉन पोलर के साथ घुल जाता है। जैसे हम लोगों ने लिखा शुगर प्लस वाटर हो जाएगा रेड, ठीक है। लेकिन हम अगर इसकी जगह पे ले लिया हमने, मान लो यहाँ पे बेंजीन, ठीक है, या बेंजीन ले लो या फिर और भी कोई ले लो, नेफ्थलीन ले ली, ठीक है। तो नेफ्थलीन में क्या हो जाएगा, अगर नेफ्थलीन को वाटर के साथ ऐड करोगे तो डिजॉल्व नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि नेफ्थलीन जो है वो नॉन पोलर है और वाटर जो है वो पोलर है, ठीक है। तो ये चीजें तुम्हें ध्यान रखनी होगी कि पोलर पोलर के साथ अच्छे से डिजॉल्व होगा, नॉन पोलर जो होगा वो नॉन पोलर के साथ डिजॉल्व हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है ये चीज। उसके बाद देखो यहाँ पे बात आती है कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर, ये सब चीजें क्या इफेक्ट करेंगी सॉल्युबिलिटी को, ठीक है। तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर जो होता है वो सॉलिड इन लिक्विड के लिए ध्यान रखना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है। गैस इन लिक्विड में टेम्परेचर करता तो फर्क है, ठीक है, लेकिन उसकी भी कई कंडीशन होती हैं। लेकिन इसमें ध्यान रखना है पहले इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर कि हमारे पास अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रही है, मतलब कोई भी चीज किसी में डिजॉल्व कर रहे हैं, अगर उसमें हमें एनर्जी मिल रही है, ठीक है, उसका एमिशन हो रहा है, तो समझ जाएंगे कि उसमें अगर हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो सॉल्युबिलिटी जो होगी घट जाएगी। यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शन अगर हो गई, ठीक है, या एक्सोथर्मिक प्रोसेस अगर हो रही है, ठीक है, रिएक्शन नहीं बोले, एक्सोथर्मिक प्रोसेस अगर हो रही है तो टेम्परेचर अगर हमने इंक्रीज कर दिया, ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी जो होगी वो क्या हो जाएगी, वो डिक्रीज कर जाएगी, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना। वहीं अगर हमारे पास एंडोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है, यानी उसे अभी भी एनर्जी की जरूरत रहेगी, रिएक्शन आपस में एक दूसरे को मिक्सअप करने के लिए, ठीक है, यानी एंडोथर्मिक प्रोसेस हो रही है, तो वहां पे टेम्परेचर इंक्रीज करने पे सॉल्युबिलिटी भी उसकी इंक्रीज कर जाती है, ठीक है। ये दोनों इसके लिए हैं, सॉलिड इन लिक्विड के लिए, ये ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद देखो इफेक्ट ऑफ प्रेशर, ठीक है। तो इफेक्ट ऑफ प्रेशर का इस पे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये सॉलिड है, वैसे ही उसमें डालोगे तो वैसे ही वो उसके नीचे पहुंच जाते हैं, और अगर थोड़ा बहुत उसे स्टेयर करोगे किसी से चम्मच वगैरह से तो आसानी से घुल जाते हैं, ठीक है। तो उनमें इफेक्ट ऑफ प्रेशर का कोई बहुत ज्यादा रोल नहीं दिखता है कि उसके सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे नेचर ऑफ सॉल्यूट सॉल्वेंट हो गया, जिसमें पोलर नॉन पोलर वायरम बताया, और इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ये दो मेन फैक्टर थे इसके लिए, ठीक है। उसके बाद अब इसमें आ जाओ, तो इसमें क्या होता है, देखो गैस को लिक्विड में घोलना है। सोच के ही देखो तुम कि हमारे पास ये कोई लिक्विड है और इसमें हमें गैस के मॉलिक्यूल घोलने हैं, ठीक है। तो ऐसा तो था नहीं कि जो अभी सॉलिड लिक्विड वाला था कि उसमें हमने कोई सेट से सॉलिड इसमें डाल दिया और उसमें तुरंत ऐसे घुल गया, ठीक है, नीचे आ जाएंगे पार्टिकल्स। लेकिन इसमें क्या है, गैस तो उसमें रहेगी ऊपर, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसके ऊपर एक पिस्टन लगानी पड़ेगी अगर इसको हमने इसमें डिजोल्व करना है तो, ठीक है। तो हम इसमें प्रेशर देंगे तो उससे क्या होगा कि इसके गैस के पार्टिकल्स जो होंगे तो इसमें सॉल्युबिलिटी जो होगी वो इंक्रीज करेगी, यानी घुल जाएगी, ठीक है। कुछ गैसेस ऐसी होती हैं कि जो आसानी से वाटर में डिजोल्व हो जाती हैं, जैसे NH3, ठीक है, ये H2 में आसानी से डिजोल्व हो जाती है, ठीक है। इसके बारे में तो ये कहा जाता है कि अगर इसका 1 वॉल्यूम है तो इसका 1300 वॉल्यूम भी डिजोल्व कर सकता है, ठीक है। लेकिन कुछ गैसेस ऐसी भी होती हैं जो वाटर में डिजोल्व नहीं होती हैं, जैसे हीलियम वगैरह, ठीक है, या बहुत कम डिजोल्व होती हैं। तो हीलियम के बारे में भी ये कहा जाता है कि इसका 1 अगर
वॉल्यूम है, ठीक है, तो ये 0.01 वॉल्यूम को इसमें डिजोल्व कर पाएगा, ठीक है, यानी इसकी सॉल्युबिलिटी बहुत कम है हीलियम की वाटर में, जबकि अमोनिया की जो सॉल्युबिलिटी है वो बहुत ज्यादा है। यहाँ पे देखो सॉल्युबिलिटी बढ़ाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, अगर इस पे प्रेशर देंगे तो ये मॉलिक्यूल इसके पहले पास आएंगे, ठीक है, और वो उसमें आसानी से मिल जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम प्रेशर को इंक्रीज करेंगे, ठीक है, प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो गैस इन लिक्विड में जो सॉल्युबिलिटी होगी वो भी क्या होगी, इंक्रीज कर जाएगी, ठीक है। इसमें भी वो सब फैक्टर मैटर करते हैं, नेचर ऑफ सॉल्यूट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, वो सब चीजें यहाँ पे मैटर करेंगी। तो इस पे भी कुछ रूल्स दिए गए हैं और इस पे भी कुछ रूल्स दिए गए हैं, ठीक है। एक साइंटिस्ट थे हेनरी, उन्होंने गैस इन लिक्विड में सॉल्युबिलिटी समझाने के लिए अपना एक रूल दिया और उसमें बोला कि इन्होंने कहा कि जो भी हमारे पास, जैसे ये कोई लिक्विड है, ठीक है, और उसमें कोई गैस को हमें डिजोल्व करना है, तो उन्होंने कहा कि जो गैस का मास होगा, ठीक है, उस पे जो हम प्रेशर लगाएंगे डिजोल्व करने के लिए, ठीक है, वो उसके प्रोपोर्शनल होता है, ठीक, कि जितना ज्यादा मास होगा उतना ही ज्यादा हमें उस पे प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा। प्रोपोर्शनल का साइन हटाओ, कांस्टेंट आ जाएगा Kp। ये एक फॉर्मूला दिया था हेनरी ने। ये क्या है, मास ऑफ गैस जो भी डिजोल्व करनी है, ठीक है, और ये क्या हो गया हमारा, जो भी प्रेशर में इस पे अप्लाई करना है वो प्रेशर हो गया, ठीक है। हेनरी के इस रूल को एक तरीके से और समझाया गया है, ठीक है। P जो था प्रेशर इस पे जो हम अप्लाई कर रहे हैं, वो ये कहा था कि जो इसमें गैस हम डिजोल्व करने वाले हैं उसके मोल फ्रैक्शन के प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो गैस है ये क्या है, ये तो सॉल्यूट है यानी विलेय है, और ये क्या है हमारे पास, सॉल्वेंट, ठीक। तो जो सॉल्यूट होगा उसके मोल फ्रैक्शन के प्रोपोर्शनल रहेगा उसका प्रेशर। तो यहाँ से कांस्टेंट आ जाएगा K, ठीक है, हेनरी कांस्टेंट KH लेके आ जाते हैं, और गैस, ठीक है। ये जो है ये क्या है, ये काई वर्ड है, ठीक है, X नहीं है, काई। और ये क्या डिनोट करता है, मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, ठीक है, क्लियर। तो ये दो फार्मूले इन्होंने एक तरीके से दिए थे हेनरी ने, ठीक है, दोनों का कहीं ना कहीं यूज हो जाता है। हमारी जो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज होगी उनमें इन दोनों फार्मूलों का बराबर यूज होगा, ठीक है। एक न्यूमेरिकल होगा उसमें इस फार्मूले से भी लग जाता है वैसे, ठीक है, और नॉर्मल यूनिटरी मेथड से भी उसको हम लगा सकते हैं। तो ये था हेनरी का रूल, ठीक है, कोई बहुत ज्यादा बड़ा नहीं था लेकिन फिर भी अच्छा है, ठीक है। अब हम लोग एग्जाम में इसकी लिमिटेशंस पूछी जाती हैं, ठीक है, कि इसकी लिमिटेशंस क्या क्या है। यानी सीमाएं, लिमिटेशंस ऑफ हेनरीज लॉ, ठीक है। और एक भी चीज और पूछी जाती है, एप्लीकेशंस ऑफ हेनरीज लॉ, ठीक है, कि इसका हमारा डेली लाइफ या वैसे कोई यूज भी है या नहीं, ठीक है, हेनरीज लॉ, ठीक है। देखो यहाँ पे इसकी लिमिटेशंस क्या क्या है, कि जो हेनरीज लॉ है वो केवल आइडियल सॉल्यूशन के लिए बना है, ठीक है। अगर आइडियल गैसेस पे अप्लाई होता है केवल, ठीक है, अगर आइडियल गैस है तो अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। रियल गैस के लिए ये नहीं है, ठीक है। ये रियल गैस पे अप्लाई कब होता है, ठीक है, आइडियल के लिए है, रियल के लिए नहीं। लेकिन रियल पे भी अप्लाई होता है अगर लो प्रेशर रखा जाए, ठीक है, प्रेशर को बहुत कम कर दिया जाए तो रियल गैस पे भी इसको हम अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि लो प्रेशर पे जो रियल गैस होती है वो आइडियल गैसेस की तरह बिहेव करने लगती हैं, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखनी है कि ये जो लिमिटेशंस में इसकी पहली लिमिट यही है कि ये आइडियल गैस के लिए ला है, रियल गैस पे वर्क नहीं करेगा। लेकिन रियल गैस पे कब वर्क करेगा,
जब हम इसका प्रेशर जो होगा वो कम कर देंगे तो ये जो रियल गैस होती है वो बिहेव करने लगती है हमारी आइडियल गैस की तरह है। ठीक है, और ये चीजें अगर सीखनी है आइडियल गैसेस और रियल गैसेस तो ये तुम्हें फर्स्ट ईयर में तुम्हें ठीक है पढ़ी भी होगी, जिसमें वायल्स ला, चार्ल्स ला वगैरह पढ़ा होगा। ठीक है, वहां पे होती है। उसके बाद क्या होता है कि ये ऐसे सॉल्यूशन पे भी लागू नहीं होगा, ठीक है, जो सॉल्वेंट के साथ रिएक्शन कर जाएंगी गैसें। जैसे NH3 थी अभी बताया था, तो ये क्या बना लेती है NH4OH। ठीक है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना लेगी। अगर अमोनियम हाइड्रोक्साइड वो बना रही है तो इस पे भी हेनरीज लॉ जो होगा वो अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, तो और भी एक बात बताई है इन्होंने कि ऐसे सॉल्यूशन पे भी नहीं ये लागू होता है जो सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट में जब हमने कोई सॉल्यूट मिलाया है तो वो डिसोसिएट हो जाए, यानी कैटायन एनायन में ब्रेक हो जाते हैं, जैसे साल्ट करते हैं। ठीक है, तो उनपे भी ये अप्लाई नहीं होगा। तो हमारे ध्यान रखना 3 पॉइंट है, आइडियल गैस के लिए है, रियल गैस के लिए नहीं है। रियल गैस पे कब लगेगा, जब वो लो प्रेशर पे होंगी, क्योंकि उस टाइम पे रियल गैस जो होती है वो आइडियल हो जाती है या आइडियल की तरह बिहेव करती है। दूसरा बताया कि ऐसी गैसेस पे भी नहीं लगाएंगे जो वाटर के साथ घुल के और कोई नया प्रोडक्ट बना लें। ठीक है, जैसे NH3 कर रहा है। उसके बाद ऐसे भी सॉल्यूशन में नहीं वर्क करेगा जहाँ पे जो सॉल्यूट होगा वो जब हमने वाटर या जो भी सॉल्वेंट होगा उसमें ऐड करने के बाद वो डिसोसिएट नहीं होना चाहिए, यानी पॉजिटिव निगेटिव में ब्रेक ना हो। ठीक है, कैटायन एनायन ना बनाए। उसके बाद इनके एप्लीकेशन की बात अगर करते हैं तो एप्लीकेशन में ऐसे मान लो, क्योंकि जो हम लोग कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हैं, ठीक है, उनमें देखा होगा कि अगर थोड़ा भी उसको हिला के खोलो तो उसमें बहुत सारा झाग निकलता है। तो झाग निकलने का जो रीजन होता है क्योंकि उसमें पहले प्रेशर देके, ठीक है, उसको कार्बोनेटेड किया गया, यानी उसमें CO2 भरी गई है। तो वही CO2 जो होती है जैसे ढक्कन खोलते हैं वैसे बाहर आने लगती है। और भी कई जगह इसका यूज होता है, जैसे जो गोताखोर या पनडुब्बी वगैरह होते हैं वो क्या करते हैं कि जब भी समुद्र में नीचे जाते हैं तो वहां पे वो जो ऑक्सीजन गैस का सिलेंडर लेके जाते हैं उसमें लगभग 11-12% तक हीलियम भी लेके जाते हैं। ठीक है, तो उसका जो रीजन होता है वो भी यही होता है कि जब नीचे जाएंगे, ठीक है, तो ऊपर से वाटर का भी प्रेशर रहता है। ठीक है, तो वहां पे क्या होगा कि हमारी बॉडी में केवल ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जाएगी, तो वहां पे दिक्कत होगी सांस लेने में की। ठीक है, तो हीलियम जो होती है वो हल्की होती है, और दूसरा क्या वो आसानी से डिजोल्व नहीं होती, अभी बताया। ठीक है, तो हमारी बॉडी में वो डिजोल्व नहीं होगी। जैसे नाइट्रोजन वगैरह जो होगी या ऑक्सीजन होगी वो क्या होगा कि जैसे प्रेशर बढ़ेगा तो डिजोल्व होगी। अभी हेनरी ने बताया था कि जितना ज्यादा प्रेशर लगाओगे उतना ही ज्यादा सॉल्युबिलिटी उसकी बढ़ेगी। ठीक है, तो जब वो गैसेस हम लोग लेके जाते हैं हीलियम वगैरह, तो उस पर प्रेशर लगने के बाद भी उतनी ज्यादा डिजोल्व नहीं होती है। ठीक है, तो और ना ही ऑक्सीजन वगैरह की सॉल्युबिलिटी को इतना ज्यादा इंक्रीज होने देती है। ठीक है, तो इसलिए वहां पे सांस लेने वगैरह में दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, तो ये चीजें हम यहाँ से ध्यान रखेंगे। और भी छोटे मोटे इसके यूज हैं तो वो हम लोग देख लेंगे। ठीक है।